हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, मैंने क्लास 10th के बायोलॉजी के क्रैश कोर्स में मैंने पहला लेक्चर आप लोगों को पढ़ाया था। आज ये सेकंड लेक्चर है। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को एस्टोमाटा के स्ट्रक्चर तक मैंने आप लोगों को समझाया था कि एस्टोमाटा का कैसा का मतलब एस्टोमाटा किस प्रकार से अपना मतलब जो छिद्र को ओपन और क्लोज करती है। मैंने ये सारा चीज़ दिखाया था आप लोगों को। तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो जिन बच्चों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख ले, ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे समझ में आए और ज़रूरतमंद बच्चों तक हमारे वीडियो को पहुंचाते रहें। तो चलिए आज की लेक्चर की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। तो मैंने आप लोगों को पहले पिछले क्लास में एस्टोमाटा के संरचना के बारे में बताया था और आप लोगों ने, मुझे आशा है कि आप लोगों ने उसको अच्छे से अपने नोट्स में बना लिया होगा। तो चलिए, आज क्या पता है, आप पूछोगे सर क्या ये एस्टोमाटा का जो स्ट्रक्चर होता है, ये एस्टोमाटा जो होता है ये पत्तियों पर कितने संख्या में होता है? क्या एक होता है, दो होता है, तीन? नहीं, बहुत सारे। एक पत्ती के ऊपर बहुत सारे एस्टोमाटा पाए जाते हैं। और ये एस्टोमाटा सर कितना संख्या में पाया जाता है? तो 1 mm², अगर 1 mm² का क्षेत्रफल लिया जाए, एरिया लिया जाए, तो उसमें लगभग लगभग 300 एस्टोमाटा होते हैं। देखिए ये बाउंसर क्वेश्चन है, ये आप लोग इसको याद रखना। ऐसे तो आप लोगों को की बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं फिर भी इसको बता रहा हूँ कि मतलब जो एक पत्ती के ऊपर जो एस्टोमाटा की जो संख्या होती है, पत्ती का 1 mm² का जब क्षेत्रफल लेंगे तो उसमें लगभग लगभग 300 एस्टोमाटा प्रेजेंट होंगे। आप पूछोगे सर ये एस्टोमाटा करता क्या है, इसके कार्य क्या है? तो ये फंक्शन ऑफ एस्टोमाटा मतलब एस्टोमाटा के कार्य क्या क्या है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ एस्टोमाटा के क्या क्या कार्य हैं। आपको जैसे ही पता होगा कि एस्टोमाटा गैसों के आदान प्रदान में काम करता है, तो आपको एक चीज़ याद रखना, आप एस्टोमाटा के दो काम होते हैं, मुख्यतः दो काम हैं। सबसे पहला, एक गैसों का आदान प्रदान। अब कौन से गैसों का आदान प्रदान? तो पिछली क्लास में आप लोगों को दिखाया था और समझाया भी था कि एस्टोमाटा क्या करता है, वायुमंडल से CO2 को अंदर करता है और प्लांट में जो बाई प्रोडक्ट बना था, बाई प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन बना था, उस ऑक्सीजन को बाहर करता है। इसी को कहते हैं गैसों का आदान प्रदान, एक्सचेंजेज ऑफ गैस करता है। तो बोलोगे सर इसका दूसरा क्या काम होता है? आप ये एकदम अच्छे से याद रखना, एस्टोमाटा का पहला काम जो है, फंक्शन ऑफ एस्टोमाटा, एस्टोमाटा के कार्य। अगर आपसे पूछेगा एस्टोमाटा के क्या क्या कार्य है, तो लिख देना पहला काम। इसके दो काम होते हैं। पहला काम है गैसों का आदान प्रदान, गैसों का आदान प्रदान। अच्छा, कौन से गैसों का आदान प्रदान करेगा? ये CO2 को अंदर करेगा, CO2 को अंदर करेगा और O2 को बाहर करेगा। O2 क्या करने वाला है? बाहर कर देता है। तो यही आदान प्रदान जो है एस्टोमाटा का पहला फंक्शन है, पहला कार्य है। अच्छा, पूछोगे सर ये दूसरा काम क्या करता है एस्टोमाटा? तो बेटा ये दूसरा काम करता है वाष्पोत्सर्जन, जिसको कहते हैं ट्रांसपायरेशन में भाग लेता है। अब ये पूछोगे ये सर वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्या है? अब इसको समझाते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, अब क्या बताए थे कि ये पेड़ पौधा जैसे ही एस्टोमाटा खुलता है तो ऑक्सीजन के साथ वाटर भी बाहर आता है, और वो वाटर क्या करता है, जो हमारा सनलाइट है, सूर्य का प्रकाश है, उस वाटर को वाष्प बना देता है, और वाष्प बना के वो वायुमंडल के ऊपर लेके चला जाता है और बादलों के रूप में वो प्रेजेंट हो जाता है। और वही बादल हम लोगों के धरती पर पुनः बारिश के रूप में आ जाता है। तो यही होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। तो वाष्पोत्सर्जन क्या है कि सूर्य के प्रकाश जो पेड़ पौधे से जो वाटर को वाष्प के रूप में ऊपर लेके चले जाते हैं, ये क्रिया ही कहलाता है वाष्पोत्सर्जन। और ये तभी संभव होता है जब एस्टोमाटा खुलता है। अगर एस्टोमाटा नहीं खुले
तो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं होगी। ये वायुमंडल में ये जो बादल देखते हो आप, ये बादल नहीं बनेगी, ये जो बारिश होता है ये प्रक्रिया खत्म हो जाएगा। इसलिए न कहा जाता, आप लोग सुने होंगे कि जितने अधिक जिस क्षेत्र में वन होगा, जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे, वो क्षेत्र में उतना ही अधिक बारिश होगी। और जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे ही नहीं है तो उनमें बारिश जो है ना के बराबर होता है। जैसे रेगिस्तान वाले क्षेत्र में देखो, वहाँ बहुत कम बारिश देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे ही नहीं है, वहाँ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया नहीं हो रही, वहाँ ट्रांसपायरेशन की क्रिया नहीं हो रही। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा कि वाष्पोत्सर्जन और गैसों का आदान प्रदान करना ही हमारे एस्टोमाटा के मुख्य दो कार्य हैं। आपसे पूछेगा एस्टोमाटा क्या करता है और कितने, मतलब एस्टोमाटा के क्या क्या कार्य हैं, तो आप बता देना। एस्टोमाटा के मुख्य रूप से दो कार्य, पहला गैसों का आदान प्रदान। और ये कौन सा गैसों का आदान प्रदान करने वाला है? ये सबसे पहला मतलब CO2 को वायुमंडल से अंदर कर लेता है और ऑक्सीजन को बाहर कर देता है। और दूसरा क्या काम है? ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है? पेड़ पौधा जो है जल का लॉस कर देता है और ये लॉस जो है वायुमंडल में वाष्प बन के चला जाता है, जो बादलों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। और वही बादल जो है बारिश के रूप में क्या होता है? हमारे धरती पर पुनः वापस आता है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो चलिए आप ये लिख सकते हैं स्टोमाटा के का क्या कार्य है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग। चलिए बहुत अच्छा। अब वही बात यहाँ समझा जा रहा है। तो पहला काम यहाँ लिखा हुआ है, एस्टोमाटा के जो फंक्शन हैं वो फंक्शन में सबसे पहला क्या फंक्शन लिखा है? गैसों का आदान प्रदान करना, एक्सचेंजेज ऑफ गैस। ये कहता है एस्टोमाटा विसरण के द्वारा CO2 को अंदर कर रहा है। किसको अंदर कर रहा है? और O2 को बाहर कर दे रहा है। बाहर है, बाहर नहीं है, बाहर है। ये O2 को बाहर कर दे रहा है। क्लियर हो रहा है बात? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, ले लिया आप लोगों ने? चलिए बहुत अच्छा। तो आप यहाँ से दो बात याद रखना कि एक पत्ती के ऊपर एस्टोमाटा की संख्या कितनी होती है। तो एक पत्ती के ऊपर 1 mm² का अगर हम क्षेत्रफल लेते हैं, एरिया लेते हैं, तो वहाँ पे लगभग लगभग 300 एस्टोमाटा है। अब उसके हिसाब से आप काउंट कर सकते हैं कि पत्ती का क्षेत्रफल पूरा क्या है, उसके अनुसार से एस्टोमाटा की आप संख्या निकाल सकते हैं। उसी तरह से एस्टोमाटा के क्या कार्य हैं? तो एस्टोमाटा के दो कार्य हैं, पहला गैसों का आदान प्रदान करना और दूसरा क्या हो गया? वाष्पोत्सर्जन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वाष्पोत्सर्जन को समझाते हैं। अब देखिए ये दूसरा काम बताया, यह बताया गया है यह वाष्पोत्सर्जन में मदद करता है। वाष्पोत्सर्जन मतलब ट्रांसपायरेशन, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ट्रांसपायरेशन। जो अतिरिक्त जल को क्या करता है? जो जल पेड़ पौधा इस्तेमाल कर लेता है, क्या होता है? जल पैदा किया, जितना जल उसको जरूरत था उसने रख लिया, और जो एक्स्ट्रा जल है वो क्या किया? वायुमंडल में छोड़ दिया। वही कहा जा रहा है अतिरिक्त जल को जल वाष्प के रूप में क्या कर देती है? बाहर निकाल, ये बाहर लिखा जाता है बार बार, बाहर निकाल देती है। यही क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन। तो यहाँ से आपको एक चीज सीखने को मिला। आपसे पूछ देगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या है, तो बता देना पेड़ पौधा जो है अतिरिक्त जल को क्या करती है? एस्टोमाटा के द्वारा वायुमंडल में जल वाष्प के रूप में छोड़ देती है, और यही जल वाष्प जो है बादलों के रूप में आ जाता है, और यही बादल जो है बारिश के रूप में आता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। अच्छा, हमने तो पढ़ लिया प्लांट का पत्ती वाला भाग, अब पढ़ रहे हैं, हमने बताया था ना प्लांट के हर भाग जो है प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। पहला भाग हमने पत्ती पढ़ा, दूसरा भाग हम पढ़ रहे हैं मतलब जो जड़ को। अच्छा, ये क्या कहा जा रहा है कि यह जड़ जो है, हम जानते हैं ना पेड़ पौधा का जड़ क्या कर रहा है? पेड़ पौधा का जड़ जो है, जो जमीन है, जो मिट्टी है, उससे जल और खनिज लवण को अवशोषित करती है, ताकि वो हर पौधे के हर कोशिका तक जो है पहुंचा सके, और वो कोशिका जो है वो खनिज लवण और जल को लेकर वो प्रकाश संश्लेषण और अपने वृद्धि के कार्यों में लगा सकती है। तो ये बात हम जानते हैं, तो वही महत्व लिखा हुआ है। यह मिट्टी से खनिज तथा जल, याद रखना क्या ले रहा है? ये खनिज लवण और जल ले रहा है। अच्छा, खनिज लवण में क्या हो रहा है? नाइट्रोजन ले रहा है, कैल्शियम ले रहा है, मैग्नीशियम ले रहा है, फास्फोरस ले रहा है। ये सब के सब खनिज हैं। और ये खनिज कहाँ से मिल रहा है इसको? मतलब जो है मिट्टी से मिल रहा है। और मिट्टी से कैसे अंदर जा रहा है? जड़ के द्वारा जा रहा है। तो ये बोला जा रहा है खनिज तथा जल को अवशोषित कर पौधे के अलग अलग हिस्सों तक या भागों तक परिवहन करता है, मतलब वहां तक पहुंचा देता है। क्लियर हुआ आपको? तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूं। ले लिया आप लोगों ने?
चलिए बहुत अच्छा। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या कहा जा रहा है, प्रकाश संश्लेषण का स्थान कौन सा है। हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण एक ही जगह हो रहा है, पेड़ पौधे में। कहाँ, पेड़ पौधे की कोशिका के क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या था, क्लोरोफिल वर्णक था, और वही क्लोरोफिल वर्णक से ही तो इलेक्ट्रॉन निकला था। याद है कि नहीं है, मैंने आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण पिछली क्लास में बताया था। और बताया था रट्टा मार पढ़ाई छोड़ देना है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट सीखना है और कॉन्सेप्ट से ही आपको बेहतर करना है। ठीक है, रट्टा मार के आपका जीवन गुजरने वाला नहीं है। ऐसे शिक्षक या ऐसे जगह मत पढ़ें जहां आपको रट्टा मारने के लिए सिखाया जाता हो, जहां परिभाषा सिखाया जाता हो, वहां से दूर रहें। वो तो आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन वो आपके जीवन के लिए बेहतर नहीं होगा। ये संदेश सभी बच्चों के लिए है कि जहाँ भी आपको रटा के पढ़ाया जा रहा है तो वहाँ बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि वो जो है आपके करियर के लिए बिल्कुल ही अच्छा नहीं होगा। बाद में आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि अभी आप लोगों का मानसिकता ऐसा है कि आप लोग ज़्यादा दुनिया देखे नहीं हो। आप लोगों को कोई भी मतलब जो है अपनी मीठी मीठी बातों में वो मतलब ला सकता है, उसके बातों में आप जा सकते हो और अपने जीवन का फैसला, महत्वपूर्ण फैसला नहीं ले पाओगे। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ से एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई करना है, एनर्जी के साथ करना है। ठीक है, तो चलिए आपको समझा रहे प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है। हमने बताया था कि हमारे पेड़ पौधे के कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नाम का कोशिकांग पाया जाता है, और यही कोशिकांग के अंदर क्लोरोफिल होता है। और जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, उसको कैद कर लेता है, और वो सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को लेकर क्लोरोफिल से वो इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है। और वही इलेक्ट्रॉन एनर्जी का रूप है, और वही इलेक्ट्रॉन को कौन जमा कर लेता है, CO2 और H2O मिलकर उसको जमा कर लेता है। और जमा करने के बाद क्या बनाता था, हाँ बहुत अच्छे, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किया था। और वही कार्बोहाइड्रेट के बनने को के घटना को ही तो प्रकाश संश्लेषण कहते थे। तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, प्रकाश संश्लेषण की घटना कहाँ होती है, तो आप बोलोगे सर क्लोरोप्लास्ट। अभी तो आपने बताया कि क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण घटना होती है। बहुत अच्छा बच्चे, ये शुरू से लेकर अंत तक, लास्ट तक वो कार्बोहाइड्रेट, देखिए प्रकाश आया, कैद हुआ, और कैद होने के बाद इलेक्ट्रॉन निकला। इलेक्ट्रॉन के बाद मतलब जो CO2 रिड्यूस हुआ, इलेक्ट्रॉन को जमा कर लिया और किस में बदल गया, कार्बोहाइड्रेट। ये शुरू से लेकर, कैद करने से लेकर कार्बोहाइड्रेट बनने तक की घटना क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होती है। इसलिए कहा जाता है प्रकाश संश्लेषण शुरू से अंत तक, आदि से अंत तक, आदि मतलब शुरुआत और अंत मतलब अंत, आदि से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, पत्तियों के पेलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में पाया जाता है। ये याद रख लेना, पूछा जाएगा मतलब जो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, तो पत्तियों का एक भाग है जिसका नाम पेलिसेड और स्पंजी पर, ये उत्तक हैं, ये इस उत्तक में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। कौन से उत्तक में, पैरेन्काइमा, स्पंजी पैरेन्काइमा और पेलिसेड में ये छोटे। अच्छा एक बात, आप ये छोटा छोटा बॉक्स है, ये क्लोरोप्लास्ट क्या है, छोटा छोटा बॉक्स है जिसके अंदर बहुत सारे क्लोरोफिल भरे हुए हैं। और यही बॉक्स में जब सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसको कैद कर ले रहा है, उसको जाने ही नहीं दे रहा है। और वो कैद करके वो उसके पास इतना एनर्जी हो जाता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, तो वो क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। बोलोगे सर कैसे निकाल देता है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताता हूँ, एक एग्जाम्पल से आप समझ लोगे। अच्छा अगर आपके पास, मान लो आपके पास अगर कोई रुपया पैसा नहीं है, आप मतलब जो गरीब हो, जरा इमेजिन करके देखो, तो आपके अंदर जो अस्थिरता रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं आपको रातों रात अगर करोड़ों रुपया दे दूँ, उसके बाद अगले दिन से आपका एटीट्यूड ही बदल जाएगा, आपके रंगत ही बदल जाएंगे। आप तो मतलब जो है तुम आप उठोगे तो बोलोगे अरे मैं, मेरे से बड़ा कोई नहीं यहाँ आसपास। तो क्या हुआ, आपके अंदर जैसे ही ऊर्जा आया, जैसे ही एनर्जी आया, आप जो है पूरा एकदम अपने अपने रौद्र रूप में आ गए, पूरे दुनिया को अगल बगल वाले लोगों को दिखाना शुरू कर दिया। उसको एकदम अब किसी का बात नहीं सुनना है, धौस दिखाना है कि जो हूँ मैं हूँ। अब उसके बाद क्या होगा, अब बोलोगे कि नहीं मैं ये छोटी सी जगह में नहीं रहने वाला, मैं तो बंगला ले लूँगा, मैं दिल्ली चला जाऊँगा, मैं इस जगह चला जाऊँगा, इस शहर में रह लूँगा। ये क्या है, ये पावर ऑफ एनर्जी है। जब किसी के पास एनर्जी आता है तो उसके अंदर की जो मतलब जो है इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकाल देता है।
समझ में आया ना? जैसे आप लोग के पास पैसा आएगा तो क्या होगा, आप लोग सोचते हो, तो आप बोलोगे नहीं मैं ये शहर में नहीं, मैं तो फ्लैट लेके कलकत्ता में रहूँगा, मैं फ्लैट लेके दिल्ली में रहूँगा, मैं फ्लैट लेके मुंबई में रहूँगा, मैं घर बना लूँगा अब दूसरे शहर में। ये क्या है? पावर ऑफ मनी, पावर ऑफ एनर्जी। क्लियर बात है? जब क्लोरोप्लास्ट के पास एनर्जी आता है तो बताओ क्या करेगा? जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ था क्लोरोफिल के पास उसको निकाल कर बाहर फेंकेगा, और निकाल के बाहर फेंकेगा तो उसको कौन मतलब रख लेगा? उसको रख लेगा CO2 और H2 मिलकर। और CO2 जैसे रखेगा तो CO2 रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बताए थे इलेक्ट्रॉन को रख लेना ही रिडक्शन है। और रिड्यूस हो गया, किसने बना दिया? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर दिया, C6H12O6। उसी को तो कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो आदि से अंत तक प्रकाश संश्लेषण कहाँ हो रहा है? क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? स्पंजी पैरेन्काइमा और पेलिसेड टिश्यू में पाया जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया आप लोगों ने? चलिए आगे बढ़ता हूँ। अब क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, हम जानते हैं ना क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं जो अधिकांशतः पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को मतलब पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। एकदम याद रख लेना, क्या कहा जाता है? पत्तियों को कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी अंग। क्यों? क्योंकि पत्तियों में क्लोरोफिल है, और क्लोरोफिल की वजह से वो तो हरा है। तो पत्तियों को कौन सा अंग कहा गया है? पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा गया, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण को करवाता है। बताइए ना, पौधे का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण में भाग ले रहा है? मुख्य रूप से पत्ती ले रहा है। और पत्ती क्यों ले रहा है? क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल था, और क्लोरोफिल था तो प्रकाश संश्लेषण में भाग लिया। तो पत्तियों को ही प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाएगा। ऐसा अंग जो प्रकाश संश्लेषण में भाग ले रहा है तो प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाएगा। ये बोर्ड के एग्जाम में बेटा पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहा जाता है? पत्तियों को कहा जाता है। अच्छा, पत्तियों में कहाँ हो रहा है? तो क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट को जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों क्वेश्चन अपने बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्लोरोप्लास्ट को अंगक कहा जाता है। कौन सा अंगक? प्रकाश संश्लेषी अंगक। और पत्तियों को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषी अंग। आप बोलोगे सर ये अंग और अंगक में क्या फर्क है? आपने अगर बायोलॉजी 9th का नहीं पढ़ा होगा, सेल चैप्टर नहीं पढ़ा होगा, तो आपको नहीं समझ में आया होगा। अच्छा, अगर यही पढ़ लेते तो समझ में आता अंग और अंगक में फर्क क्या है। तो मैं सिंपल सा बात कहता हूँ, जो अंग के अंदर भी कोई अंग हो उसे अंगक कहते हैं। ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स आप लोग पढ़े होंगे, मतलब कोशिकांग, कोशिका का अंगक। जो अंगों के अंदर अंग हो उसे ही अंगक कहा जाता है। अब जरा सोचो, पत्ती के अंदर भी तो एक अंग है जो प्रकाश संश्लेषण जहां होता है। पत्ती अंग है और क्लोरोप्लास्ट उसके अंदर है, तो ये उसका अंगक हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्रकाश संश्लेषी अंगक है। और पत्ती क्या है? अंग है, प्रकाश संश्लेषी अंग। क्लियर हुआ? आप भूलना नहीं, खोपड़ी तोड़ दूंगा जाके मजाक कर रहा हूँ। ऐसे तो मुझे विश्वास है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे, ठीक है? याद रखना आप। तो ये बात आप एकदम VVI कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ। अब कहा जाता है कि ये जो प्रकाश संश्लेषण है ब्लू लाइट में सबसे अधिक होता है। ये भी क्वेश्चन कई बार ये रेलवे के एग्जाम में कई बार पूछा हुआ, जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये जो ब्लू लाइट है, पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक कहाँ मिलता है, कहाँ होता है, किस लाइट में होता है? तो याद रखना, प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक दुनिया में ब्लू लाइट में होता है। कहाँ हो रहा है? ब्लू लाइट में। और उसके बाद रेड लाइट में होता है, और सबसे कम ग्रीन लाइट में होता है। याद रख लेना ये बउआ, ये तीनों बात याद रखना। पूछेंगे प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक किस लाइट में होती है? ब्लू लाइट में। पूछूंगा प्रकाश संश्लेषण की मतलब क्रिया सबसे कम किस लाइट में होती है? ग्रीन लाइट में। अच्छा, ब्लू लाइट के बाद किस लाइट में होता है? रेड लाइट में। क्लियर हुआ? ये आप लोग VVI कर लेना नोट्स में। उसको आप क्या करो, हाइलाइटर रखो, जो मैं कहूँगा वही क्वेश्चन आएगा। आप मतलब जो है इतना पेशेंस रखना, जो मैं बताऊंगा वहीं से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। उससे एक भी बाहर इधर उधर क्वेश्चन आपका नहीं रहेगा एग्जाम में। बस आप लोग उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर लेना, और एग्जाम के समय में एक बार पलटते हुए हाइलाइटर वाला पॉइंट को देखते हुए आपको एग्जाम देने के लिए जाना।
ठीक है, ये स्मार्ट स्टडी है। अब हर चीज को शुरू से अंत तक आखिरी पेज तक पढ़ते रहोगे तो ये स्मार्ट स्टडी, ऐसे में बहुत सारे चीज रह जाते हैं। स्मार्ट स्टडी का ज़माना है, आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे मतलब जो है परफॉर्मेंस दे सकते हो। ये स्मार्ट स्टडी है। आप हमारे बच्चे हो, मैं जानता हूँ कि हमारे सारे बच्चे स्मार्ट हैं, स्मार्ट स्टडी करने वाले हैं, बहुत तेज़ तराक है। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। लिया आपने स्क्रीनशॉट, मैं आगे बढ़ूं। चलिए, अब कहा जाता है पर पोषण क्या है। मैंने तो स्वपोषण देखा, पर पोषण क्या है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, पर पोषण सर क्या होता है। तो नाम से क्लियर है, ऐसे पोषण जो दूसरे के द्वारा प्राप्त किया जाए, या ऐसे पोषण के लिए जो दूसरे जीवों पर निर्भर होता है, ऐसे पोषण को ही परपोषण कहा जाता है। ये भी दो शब्द से बना है, एक हेट्रो और दूसरा ट्रॉप्स। हेट्रो का मतलब होता है भिन्न, विषम, और ट्रॉप्स का मतलब हम जानते हैं भोजन। मतलब इसका मतलब ये है कि जो अलग अलग जीवों से जिसका पोषण प्राप्त होता है, ऐसे विधि को ही कहा जाता है परपोषण कहा जाता है। अर्थात ऐसे जीव, अर्थात ये जीव गलत लिखा हुआ है, अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करता है, अपना भोजन खुद नहीं बना पाता है, वो किसी अन्य स्रोत या मतलब जो है अन्य स्रोत या विशेषकर पेड़ पौधा पर निर्भर करता है, ऐसे ही पोषण को ही परपोषण कहा जाता है। क्लियर है? ये बच्चा वाला डेफिनेशन आप लोग बार बार पढ़े होंगे, इस पे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। आप समझदार हो, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक है, ले लिया आपने, आगे बढ़ूं क्या? चलिए बहुत अच्छा। अब बोला जाता है ऐसे जीव जो इस प्रकार के पोषण से अपना पोषण प्राप्त करते हैं वो परजीवी कहलाते हैं, पारासाइट कहलाते हैं। और पारासाइट जिस शरीर पर परजीवी वास करता है उसको पोषी कहते हैं। देखिए क्या कहा जाता है, जो परपोषण करता है उसे परजीवी कहते हैं। ऐसे जीव जो परपोषण के द्वारा भोजन को प्राप्त करता है, पोषण को प्राप्त करता है, उसे क्या कहते हैं? परजीवी। और परजीवी जिसके शरीर पर रहकर भोजन प्राप्त कर रहा है उसी को हम कहते हैं पोषी, होस्ट कहा जाता है। अच्छा, आप दो शब्द से एकदम परिचित हो जाओ, एक होता है होस्ट, एक होता है गेस्ट। हम जानते हैं ना, एक होता है क्या, गेस्ट होता है, और दूसरा होस्ट होता है। गेस्ट और दूसरा क्या होता है, होस्ट। अच्छा, होस्ट और गेस्ट में फर्क क्या है? ये है मेहमान, इसका मतलब क्या है, मेहमान, और इसका मतलब होता है मेजबान। मेजबान, अच्छा मेजबान मतलब जो जिसके यहाँ जो व्यक्ति आया वो गेस्ट आया। अगर कोई व्यक्ति किसी के यहाँ आया, किसी के घर में आया, वो व्यक्ति, आने वाला व्यक्ति मेहमान है, गेस्ट है, और जिसके यहाँ गया वो होस्ट है, वो मेजबान है। नहीं कहा जाता है कि आप लोग ये न्यूज़ हमेशा सुनते होंगे कि ये क्रिकेट का वर्ल्ड कप का जो खेल हो रहा है ये भारत मेजबानी कर रहा है, तो कभी बोलेगा पाकिस्तानी मेजबानी कर रहा है, कभी बोलेगा श्रीलंका में मेजबानी कर रहा है, कभी बोलेगा सऊदी अरबिया मेजबानी कर रहा है। मेजबानी मतलब क्या, वो वहाँ जाके खेल रहा है, उस देश में खेल रहा है। हम लोग जो जाएंगे उस देश में खेलने तो हम लोग गेस्ट होंगे और वो होगा होस्ट। तो होस्ट समझ में आया, परजीवी जिसके शरीर पर रहेगा, जिससे भोजन प्राप्त करेगा, उसी को तो परजीवी कहेंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो यहाँ पे आपका दो बात क्लियर हो गया। अच्छा, इस परजीवी में कुछ मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे हमारे सर के ऊपर पाया जाने वाला जुआ, लॉजेज ऑन ह्यूमन हेड। हमारे आपके बालों में जुआ तो होता है ना, हाँ मेरे में नहीं है, आप लोगों में हो सकता है, ठीक है। अच्छा, लड़कियों में खास कर होता है क्योंकि उसके हेयर बहुत बड़े बड़े होते हैं। अगर वो साफ सफाई अच्छे से अपना ध्यान रखे तो जुआ नहीं होगा। तो ये बात तो है, बचपन में तो सबको होता है, क्योंकि बचपन में उतना ख्याल वो अपना नहीं रख पाता, वो सबके साथ खेलना धूपना, वो तो बचपन में, तो बचपन ही कहा जाता है, बचपन तो कोई भेदभाव ही नहीं जानता है कि कौन साफ है कौन गंदा है। सबके साथ जो मिल गया वो सब हमारे मित्र हो जाते हैं। बचपन जैसी जीवन तो जिंदगी तो कभी मिलने वाली ही नहीं है। तो बचपन में तो अलग बात है, लेकिन ये जो हमारे सर पे जुआ होता है, लॉजेस होता है, वो क्या है, वो परजीवी है।
वो हमारे शरीर पर रह रहा है, तो हम उसके होस्ट हो गए, वो हमारा गेस्ट हो गया। बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो, ये जुआ हमारा गेस्ट है क्या? हाँ, अगर हम कहूँ तो वो एक प्रकार का गेस्ट है, लेकिन वो बिन बुलाए मेहमान है, उसको हम लोग बुलाते नहीं हैं। वो कौन से मेहमान है? बिन बुलाए मेहमान है। तो वो ज़बरदस्ती आके अपने यहाँ रह लेता है और अपना भोजन खाता है, अपने शरीर से वो मतलब जो है रक्त के द्वारा अपने पोषण को प्राप्त करता है। तो जुआ हो गया, हुक वॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गया। देखिए पेट में जो कृमि होता है, चाली होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? रिंग वॉर्म, हुक वॉर्म, ये सब क्या है? राउंड वॉर्म, ये सब क्या है? हमारे शरीर के अंदर रह रहा है और उससे भोजन आप लोग मतलब जो है देखना, बहुत सारे बच्चे जब खाना खाना बहुत उसको खाने की इच्छा कम करने लगती है, तो उसके माता पिता क्या बोलते हैं? लगता है इसके पेट में चाली हो गया है, वॉर्म हो गया है, अब डॉक्टर को दिखाकर दवाई दे दो। ये वॉर्म क्या है? हमारे आपके मतलब जो है आंतों के अंदर, छोटी आंतों के अंदर, बड़ी आंतों के अंदर ये निवास कर लेता है, घर बना लेता है और हमारे आपके भोजन को खाते रहता है, अपने आकार को बढ़ाता है। तो ये सब क्या है? ये सब परजीवी है। क्लियर है? राउंड वॉर्म, हुक वॉर्म, एंट अमीबा हिस्टोलिका, ये भी एक परजीवी है। और ये परजीवी जो हमारे शरीर में बीमारी को उत्पन्न करता है। मलेरिया परजीवी का नाम है प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम। ये याद रखना, मलेरिया का परजीवी क्या हो रहा है? हमारे शरीर में आके हमारे आरबीसी सेल में घुस जाता है और वहाँ पे रहता है और हमारे लास्ट में आरबीसी सेल को मारता चलता है वो। तो ये हमारे शरीर में रहकर हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है और भोजन भी हमारे शरीर से ले रहा है। ये सारे के सारे जीव जो हैं परजीवी हैं। और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। कौन सा क्वेश्चन? सर मलेरिया का कारण क्या है? मलेरिया प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम। एंट अमीबा हिस्टोलिका के कारण निद्रा रोग होता है। क्या होता है? निद्रा रोग। ये सब एग्जाम के पूछे हुए क्वेश्चन है। कई बार जनरल कॉम्पिटिशन के एग्जाम में आप जाओगे तो यही सबसे क्वेश्चन उठा देता है, पूछा जाएगा मलेरिया का कारण प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम, निद्रा रोग के कारण एंट अमीबा हिस्टोलिका, या पूछेगा एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा कौन से रोग होते हैं, पूछ देगा प्रोटोजुआ प्लाज्मोडियम से कौन से रोग होते हैं। तो आपको अगर आप पढ़े होंगे कॉन्सेप्ट के साथ जवाब देंगे। ठीक है, रट्टा मार तो भूल जाना है। ठीक है, तो आप इसका क्या करेंगे? एक स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? चलिए, अच्छा मैं बताऊं क्या, बहुत सारे ऐसे भी प्लांट हैं जो परजीवी है, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, आप इंतजार कीजिए। अच्छा दूसरा एक और परजीवी है, एक अजीब टाइप का परजीवी है जिसका नाम है साइमोथा एक्जिगुआ। ये एक ऐसे परजीवी हैं जो क्या करता है, इसको कहा जाता है, ऐसा समझ लीजिए जीभ को काट देता है, टंग कटर परजीवी है। हमारे जो जीभ हैं ये हमारे नहीं, एक मछली है, एक फिश है, और फिश के मछली का जीभ को वो काट देता है, मतलब जो टंग ईटर कहा जाता है इसको, और वो काट के उसको खत्म कर देता है और मछली के जीभ के जगह ये अपने आप को जाके बैठ जाता है और ये मछली के जीभ के ही तरह काम करेगा। और जितना भोजन आएगा जो मतलब मछली खाएंगे उसमें से ये भी कुछ अपना भोजन खाते रहेगा। तो ये देखो कितना चालाक है, मतलब जहां मछली का जीभ था उस जीव को उसने काट के फेंक दिया और उसके जगह पे अब खुद जाके बैठ गया। अब जो भी मछली का भोजन आएगा उसमें ये जीव के ही तरह काम करेगा, मछली को फील ही नहीं होगा कि मेरा जीव है या नहीं है, क्योंकि जीव के जगह ये खुद आ गया है और वो मछली का जीव को काट के हटा दिया है। अब मछली जितना ही भोजन करेगा इसमें से कुछ भोजन ये खुद को कर लेगा और कुछ भोजन जो है मछली खा जाएगा। तो दोनों का काम हो रहा है, मछली के जीव के रूप में काम कर रहा है और साथ साथ में क्या कर रहा है, वो अपना भोजन भी प्राप्त कर ले रहा है। इसका नाम है साइमोथा एक्जिगुआ, एक असामान्य परजीवी है। इसे जीव खाने वाला जुआ कहा जाता है, एकदम याद रखेगा इसको क्या कहा जाता है, जीव। ये आप लोगों के मतलब बुक में नहीं दिया लेकिन मैंने यहाँ डाल दिया। तो जीव खाने वाला परजीवी के जुए के रूप में जाना जाता है, जो समुद्री मछली के लियोग्नाथस के मुख में पाया जाता है। ये मछली का नाम है, ठीक है, मुख में पाया जाता है, जो मछली के जीव को काट कर नीचे गिरा देता है तथा खुद जीव के मतलब जीव के रूप में वो जुड़कर नए जीव का कार्य करता है और अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। आप पूछोगे सर ये दिखता कैसा है, पहले इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको इस एग्जाम्पल को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा। ये देख लो आप, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये मछली का मुंह है, ये देख रहे हो ना,
ये क्या है? मछली का मुख है। और ये क्या है? ये अभी जस्ट बताए थे सेमोथा एक्जिगुआ, ये एक कीट है। और ये क्या कर रहा है? इसके जीव की तरह काम कर रहा है, मुंह में ही हमेशा रहता है, देखो ना, इसके मुंह में ही रह रहा है और ये जीव की तरह काम कर रहा है और भोजन भी खा जा रहा है। ये जो कीड़ा है सेमोथा एक्जिगुआ, ये वाला कीड़ा कीट है, देख लो। ये इसको कहा जाता है जीव खाने वाला जुआ। इसका नाम क्या है? जीव खाने वाला जुआ। आप इसको याद रख लेना, याद रखना है, ठीक है? नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है? आगे चलता हूँ। अब कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन, प्राणी संपोषण। अब प्राणी संपोषण क्या होता है? ऐसे पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थों के रूप में जंतुओं से भोजन को ग्रहण करते हैं। मतलब ऐसे पोषण जो क्या कर रहा है? अपना भोजन तरल पदार्थों के रूप में, मतलब अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है। जैसे हम लोग, ये क्या है? परपोषण के प्रकार हैं, परपोषण के प्रकार हैं। ये कौन सा पोषण है? प्राणिसम। ये प्राणिसम क्या हो रहा है? जैसे हम आप भोजन कैसे खा रहे हैं? हम लोग चावल दाल रोटी खा रहे हैं। दाल खा रहे हैं तो वो तरल पदार्थ है, दूध पी रहे हैं तरल पदार्थ है, जूस पीते हैं तरल पदार्थ है। लेकिन चावल खाते हैं वो ठोस पदार्थ है, रोटी खा रहे हैं ठोस है। तो जो अपना भोजन क्या करे? तरल पदार्थ और या ठोस पदार्थों के रूप में खाता है, उसको ही कहा जाता है प्राणिसम। जैसे अमीबा किसी चीज़ को, कोई बैक्टीरिया को क्या करता है? कूट पाट के द्वारा बनाकर वो अपने अंदर कर लेता है। जैसे मेढक तो किसी कीड़ा को खा जा रहा है। और जितने भी कशेरुकी जंतु हैं, जीव हैं, जैसे हम हो गए, आप हो गए, ये सब क्या कर रहा है? या कोई एनिमल हो गया, ये सब कशेरुकी जीव में आते हैं। ये सब जो है प्राणिसम के टीचर होते हैं। तो वो ये इतना खास नहीं है, बहुत आसान है ये सब को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है? चलिए आगे हम कहते हैं पोषणों की विधि। हम जानते हैं ना कि मतलब जीवों में दो प्रकार से पोषण होता है, एक स्वपोषण होता है, दूसरा परपोषण होता है। अच्छा, एक प्लांट होता है जिसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक प्लांट, मतलब स्वपोषी प्लांट। मतलब ये प्लांट क्या करता है? ये प्लांट अपना भोजन खुद बना लेता है। इस प्लांट का नाम है उत्पादक। हम जानते हैं ना कि ये जो ऑटोट्रॉपिक प्लांट होता है, प्लांट दो प्रकार का है, एक ऑटोट्रॉपिक है, एक हेटेरोट्रॉपिक प्लांट है। अच्छा, ऑटोट्रॉपिक प्लांट क्या है? वे अपना भोजन खुद बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण करके। ऐसे प्लांट को ही उत्पादक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्पादक के का नाम दिया जाता है। ये इसको कहते हैं प्रोड्यूसर। क्यों कहा जाता है प्रोड्यूसर? क्यों कहा जाता है उत्पादक? क्योंकि ये अपना भोजन खुद बनाता है और संसार में हर जीव के लिए ही भोजन बनाता है। आप इतना समझ लो, संसार में जो भोजन बन रहा है, कौन बना के दे रहा है? यही प्लांट, हरे पेड़ पौधे बना के देते हैं। तभी तो पेड़ पौधा भोजन हम लोगों को देता है, आप लोगों को देता है। दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं सब उसी से भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए इसको कहा गया उत्पादक। उत्पादन करने वाला, उत्पन्न करने वाला, प्रोड्यूस करने वाला को ही कहा जाता है प्रोड्यूसर या उत्पादक। क्लियर है? और इसमें कौन से आएंगे? मुख्यतः हरे पेड़ पौधे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सब बहुत आसान है, जो टॉपिक ये सब आप लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। चलिए मैं आगे चलता हूँ। एक होता है हेटेरोट्रॉपिक। क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक पोषण। पोषण के आधार पर कई प्रकार के परपोषी पौधे होते हैं। अब उनमें से कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए, परपोषी पौधे में भी 3 प्रकार के परपोषी पौधे हैं। अब कौन कौन से परपोषी पौधे हैं? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। परपोषण मोड, पोषण के आधार पर कई प्रकार के परपोषी पौधे होते हैं। ले लिया आप लोगों ने? चलिए आगे चलते हैं। अब ये प्लांट जो है परपोषी कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है परजीवी पौधा, दूसरा होता है, एक होता है इंसेक्टिवोरस पौधा जो कीट को खाता है, कीड़े मकोड़े को खाता है। एक होता है सेप्रोफाइटिक प्लांट होता है, मृतजीवी पौधा होता है। ये 3 प्रकार के पौधा है। कौन कौन सा है? परजीवी पौधा जो दूसरे पौधे के शरीर पर रहकर भोजन को प्राप्त करता है, परजीवी। एक होता है इंसेक्टिवोरस प्लांट जो कीड़े मकोड़ों को खाता है। बोलोगे सर कीड़ा मकोड़ा पौधा खाता है क्या? आज पहली बार सुन रहे हैं, आपने बताया कि पेड़ पौधा जो कीड़ा मकोड़ा भी खाता। हाँ बेटा, पेड़ पौधा भी कीड़ा मकोड़ा खाता है। मैं दिखाऊंगा कैसे, कौन कौन सा पौधा है, ठीक है? एक होता है सेप्रोफाइटिक पौधा। सेप्रोफाइटिक पौधा जो सड़ी गले चीज़ों से अपना भोजन को प्राप्त करता है। जैसे गोबर छत्ता, देखो ना, गोबर क्या है? सड़ा गला, या जहाँ पे जैसे मतलब जो कचरा भूसा है, जैसे बहुत सारा कचरा जम गया है, वहाँ पर वो क्या करेगा? वो अपने आप को उगा लेगा और वहाँ से अपना पोषण प्राप्त करते रहेगा। तो मरे गले जीवों के से मतलब जो पोषण प्राप्त करता है उसी को कहते हैं मृत जीवी। अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या हैं? जैसे
हम बात करेंगे, ये सब देखिए आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूँ इंट्रोडक्शन। मतलब परजीवी पौधा क्या है, उसका एग्जाम्पल कैसकुट्टा, कैसीथा। और इंसेक्टिवोरस पौधा क्या है, पिचर प्लांट, वेनस ट्रैप। और सेप्रोफाइटिक क्या है, मशरूम जिसको गोबर छत्ता कहते हैं। मॉल्स जो हमारे आपके खाना पर फुफुंदी आ जाता है ना, आप देखना रोटी आप 4-5 दिन के लिए छोड़ दो, ब्रेड को छोड़ दो या दही को छोड़ दो, तो क्या होगा उस सब के ऊपर जो है हल्का हल्का आप देखोगे फुफुंदी के जैसा लग जाता है, उसी को मॉल्स कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मॉल्स। वो क्या है, एक मतलब फंजाई है, वो निम्न वर्गीय पौधे में आता है। वो क्या है, निम्न वर्गीय पौधे में आता है। और वो क्या कर रहा है, वो उस भोजन से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। वो सड़ गया है, उस सड़े गले चीज़ों से भोजन प्राप्त कर रहा है। गोबर छत्ता जो मशरूम कहते हैं अपने लोग, गोबर छत्ता क्या है, वो खराब जगह पे जहाँ कचरा होता है वहीं उगता है। सफाई वाले जगहों पे नहीं उगता है, साफ सुथरे जगहों पे नहीं उगता है, क्योंकि वहाँ पे कचरा कुछ नहीं है। तो मशरूम हो गया, उसके बाद फुफुंदी हो गया, ये सब कौन से पौधे हैं, मृतजीवी पौधे हैं। अच्छा, जो कीड़े मकोड़े खाने वाला पौधे हैं वो कौन सा है, पिचर प्लांट्स। कौन सा प्लांट है, पिचर प्लांट्स है। वेनस फ्लाईट्रैप, सबको मैं दिखाऊंगा कैसा दिखता है। अच्छा, जो परजीवी पौधा है, कैसकुट्टा है, कैसीथा है। आप सब देखे होंगे इस पौधा का, लेकिन हाँ बोलोगे सर ये क्या क्या नाम आप बताए जा रहे हो। पौवा आप लोगों ने भी इस पौधों को देखा होगा, लेकिन आपको नाम पता नहीं है। अब मैं जैसे दिखाऊंगा, हाँ सर मैंने तो देखा है, मेरे अगल बगल में है, लेकिन नाम नहीं पता था। चलो मैं दिखाता हूँ। ये पौधा आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े बड़े विशाल पौधे होते हैं उसके ऊपर लत्ती के समान कुछ मतलब आके लतर जाता है, वो क्या था, उसका नाम कैसकुट्टा था। क्या नाम था, ये कैसकुट्टा है, ये परजीवी है। वो बड़े वाले पौधे जो भोजन बना रहे उससे ये भोजन खा लेता, चुरा लेता है। ये कैसकुट्टा, ये परजीवी पौधा है। कौन सा पौधा है, परजीवी पौधा है। अच्छा, ये देखो कैसी था पौधा, ये भी देखे होंगे आप लोग। ये भी हमारे आसपास में छोटे छोटे प्लांटों के ऊपर लतर जाता है और लतर कर उस पौधे से मतलब पोषण को चुरा लेता है, खा लेता है। ये दोनों पौधे कौन सा, ये इसका नाम कैसकुट्टा है और इसका नाम कैसीथा है। दोनों एक ही जैसा सिमिलर। इसमें कैसीथा में छोटे छोटे बीज होते हैं, ये छोटे छोटे मतलब फल के जैसे संरचना लगे थे, फल लगे होते हैं, ये कैसीथा है। और इसमें कोई मतलब बीज नहीं होता है, कोई फल नहीं होता है। कैसकुट्टा है, ये पतला होता है, ये मोटा होता है। और ये दोनों का काम क्या है, बड़े बड़े या छोटे छोटे पौधे के ऊपर जाके फैल जाना और वहां से पोषण को चुरा के अपना पोषण कर लेता है। ये कौन से पौधे हो गए, याद रखना, परपोषी। क्यों परपोषी, क्योंकि ये दूसरे पौधे के शरीर के ऊपर रह रहा है, दूसरे पौधे के मतलब जो पूरे प्लांट के ऊपर फैल के अपना भोजन प्राप्त कर रहा है, ये परपोषी हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये देखो, ये ऐसा बोलोगे सर ये क्या दिखा रहे हो, बुआ ये पौधा है, इस पौधा का नाम है पिचर्स प्लांट। क्या नाम है, ऐसा लगेगा कोई मतलब जो डस्टबिन रख दिया गया है। अब जैसे कीड़ा यहाँ पे चढ़ेंगे, चढ़ते चढ़ते यहाँ फिसल के गिर जाएंगे, और जैसे गिर जाएंगे इसके अंदर ही वो रह जाएगा, बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और इस जो कीड़ा जो गया है उस कीड़ा को ये खा जाएगा, कहानी खत्म। ये पिचर्स प्लांट है, देख रहे हो ना, ये कीड़ा कैसे मतलब फंस गया है। अब ये जैसे आया गिर जाएगा, झोला के जैसा है, डस्टबिन के जैसा। एक बार गिर गया तो फिर नहीं निकल पाएगा। ये कौन सा पौधा है, पिचर प्लांट। अच्छा बताओ ये क्या खाएगा, कीड़ा मकोड़ा। ये दिख रहा है ना, ये कौन सा प्लांट है, पिचर प्लांट से। ठीक है, नाम क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए बहुत अच्छा। अच्छा, अगला प्लांट दिखा रहा हूँ, ये देखो वीनस फ्लाईट्रैप। ये ऐसा है कि कोई भी कीड़ा आएगा उसको तुरंत पकड़ ले, ऐसे करके खुला हुआ रहता है, जैसे बीच में कीड़ा आया तुरंत बंद करके वो खा जाएगा, मार देता है। तो ये आप भी उंगली इसके बीच में डालोगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। बोलोगे सर कैसे बंद होता है, दिखाओ। तो ये देखो पौधे को, आप इसका वीडियो देखना, ये किस तरह से किसी, देखो यहाँ पे कीड़ा डाला जा रहा है, डाला जा रहा है कि नहीं। अब जैसे डाल दिया क्या हुआ, अब देखना क्या हो रहा है, ये आओ तुरंत बंद हो गया। खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम, ये हो गया बंद। और ये क्या हुआ, इसने कैद कर लिया। अब ये कीड़ा इसके अंदर ही ट्रैप हो गया, इसलिए इसका नाम दिया गया वीनस ट्रैप, वीनस फ्लाई ट्रैप। क्यों, क्योंकि उड़ते हुए जो कीड़े मकोड़े हैं उसको ट्रैप कर लेता, वो जैसे आके बैठा ट्रैप कर लिया, वीनस फ्लाई ट्रैप। उससे पहले कौन सा दिखाए थे, पिचर्स प्लांट, ये डस्टबिन की तरह था। ये कौन से पौधे हैं, कीड़े मकोड़े खाने वाले पौधे हैं।
इसको कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। याद है? ये देखो ना, मैंने बताया था ना कि परपोषी पौधा 3 प्रकार का, कौन कौन सा? परजीवी पौधा, परजीवी मतलब जो दूसरे पौधे के शरीर पर रहता है, कैस्कुटा कैसिथा बताया था। दूसरा है इंसेक्टिवोरस प्लांट, जो पिचर प्लांट्स आता है, वीनस फ्लाईट्रैप आता है। एक होता है मृतजीवी पौधा, बताए थे मशरूम, गोबर छत्ता, हमारे रोटी या हमारे भोजन के ऊपर लगने वाला फफूंदी, उसको कहते हैं मॉल्स। ये सब के सब कैसे प्लांट हैं? ये निम्न वर्गीय पौधा है जो मरे गले जीवों से अपना पोषण को प्राप्त करते हैं, सेप्रोफाइटिक मृतजीवी प्लांट। क्लियर हो गया है? चलिए अब आते हैं जंतुओं में पोषण। वो प्लांट के बारे में कहानी खत्म, अब अपने लोग पढ़ने जा रहे हैं जंतुओं में पोषण। तो ये याद रखना, अब क्या पढ़ेंगे? जंतुओं में पोषण पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, जंतु हमने तो समझ लिया कि प्लांट किस तरह से भोजन प्राप्त करते हैं, हमने समझा स्वपोषण क्या होता है, परपोषण क्या होता है। तो स्वपोषण के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा कि स्वपोषण जीव कैसे करते हैं, कौन कौन से जीव स्वपोषण में भाग लेते हैं। जितने भी दुनिया में हरे पेड़ पौधे हैं वो स्वपोषण करते हैं। हरे पेड़ पौधे, सभी पौधे नहीं, देखा ना आपने, बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो परपोषण करते हैं। वेनस फ्लाईट्रैप था, पिचर था, कैस्कुटा था। ये सब कैसे पौधे हैं? ये सब ऐसे पौधे हैं जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं, दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं। पौधे का नाम नहीं, हरे पेड़ पौधे ही स्वपोषण करते हैं। क्लियर हुआ? अब चलो परपोषण में जो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है जंतु, एनिमल्स, और एनिमल्स में किस तरह से पोषण हो रहा है उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ क्या है टॉपिक? जंतुओं में पोषण। देखिए, जंतु अपना भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर निर्भर होता है। हम जानते हैं ना, भोजन के लिए हम आप किस पर निर्भर होते हैं? पूर्ण रूप से, मतलब थोड़ा सा भी हम लोग अपना भोजन नहीं बनाते हैं। हम लोग पूर्ण रूप से पेड़ पौधा या एनिमल या किसी अन्य जीवों पर निर्भर है। मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? पेड़ पौधा। पेड़ पौधा ही तो हम लोग चावल, गेहूं या जितने प्रकार के अनाज हैं, ग्रेन्स हैं, दाल्स हैं, सब्जी हैं, फल हैं, फ्रूट्स हैं, वो कहाँ से मिलता है? हमें पेड़ पौधा से मिलता है। तो हम लोग क्या हैं? उसको लेके आते हैं, तब हम लोग खाते हैं। अगर पेड़ पौधा बनाना बंद कर दे तो जरा सोचो क्या होगा। इमेजिन करके देखो क्या होने वाला है। तो समझ में आया ना कि मतलब ऐसे जीव जो पूर्ण रूपेण से वो स्वपोषी जीवों पर निर्भर होते हैं या अन्य किसी जीवों पर निर्भर होते हैं, उसको क्या कहते हैं? मतलब जो उसको कहा जाता है परपोषण कहा जाता है। अर्थात जंतु क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। तो अब कहा जाता है जो परपोषी जंतु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक मृतजीवी होता है, एक परजीवी होता है, एक प्राणीसम होता है। हम लोगों ने बताया था पौधे भी 3 प्रकार के हैं। एक मृतजीवी पौधा था, मृतजीवी मतलब सेप्रोफाइट्स, जो सड़े गले चीज़ों से प्राप्त करता था। एक कीड़ा खाने वाला पौधा था, मतलब इंसेक्टिवोरस था। एक था परजीवी पौधा था। उसी तरह से जीव भी परजीवी जो होते हैं, सॉरी मतलब जो परपोषी जो जीव होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? मृतजीवी हैं, परजीवी हैं, प्राणीसम हैं। अब ये एक एक करके देखेंगे। मृतजीवी को कहा जाता है सेप्रोफाइटिक, परजीवी को कहा जाता है पैरासाइट, प्राणीसम को कहा जाता है होलोजोइक। ये एक एक करके अब अपन लोग देखने जा रहे हैं। और ये सब बहुत आसान है, ये सब पढ़ाने का तो मन नहीं करता, लेकिन आप लोग भी पढ़े होंगे ये परजीवी, मृतजीवी, प्राणीसम। एक बार इसको एकदम फास्टली करके पढ़ लेंगे, ठीक है? अच्छा, परजीवी में सबसे पहला हम नाम लेते हैं अमीबा। अमीबा क्या है? सॉरी, परजीवी नहीं, ये प्राणीसम है, ठीक है? अमीबा क्या है? अमीबा एक प्राणीसम जीव है जो अपना भोजन वो आसपास जो चीज़ मौजूद रहता है अपने शरीर के आकार में फेर बदल करके कूटपाद का निर्माण कर लेता है और उसको घेर लेता है और घेर कर अंदर कर लेता है। प्राणीसम मतलब क्या? ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है। कैसे ग्रहण कर रहा है बताया था। प्राणीसम का मतलब क्या? ऐसे जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल पदार्थों के रूप में क्या करता है? ग्रहण करता है, उसको क्या कहते हैं? प्राणीसम। और प्राणीसम में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि अमीबा। मतलब साधारण जंतु में पोषण कैसे होता है, तो उसमें सबसे पहला नाम आया अमीबा। तो अमीबा एक प्राणीसम है जिसकी आकार अनिश्चित होती है। वो
समय के साथ स्थिति परिस्थिति के साथ जो है अपने आकार में परिवर्तन कर लेता है। बोलोगे सर कैसे परिवर्तन करता है? वो इस तरह के आकार का होता है, देखो इस तरह किसी तरह से बना दो, ये अमीबा हो गया। फिर कुछ देर के बाद ये अपना आकार को बदल लेगा, इस तरह से कर ले, तो ये अपना आकार को बदलते रहता है, ये अमीबा है। ठीक है, तो अमीबा क्या है, इस ये आकार बदल लेता है। जैसे इसको अपने आसपास भोजन मिला, जैसे मान लो यहाँ भोजन है, तो फिर ये क्या करेगा, ये अपने आकार को तुरंत यहाँ से बड़ा कर लेगा और ये चारों तरफ से घेर लेगा, इसको ऐसे कर लेगा, फिर इधर जो है घेर लेगा, ये ऐसे कर ले, ऐसे घेर लेता है और अंत में क्या करता है, भोजन को अपने अंदर कर लेता है। तो अमीबा क्या है, प्राणी समय जिसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है और इसके पास कोई विशेष अंग नहीं होता है। तो बोलोगे सर अंग नहीं होता है तो कैसे भोजन अंदर करता है? अभी जस्ट बताया था ना, ये अपने शरीर का हिस्सा को बढ़ा लेता है और बढ़ा लेता है तो वो क्या करता है, वो भोजन को घेर लेता है। अब जहाँ भोजन होता है ना, अपने शरीर के हिस्सा को चारों तरफ जो है फैला देता है और उसी को कहते हैं कूटपाद, और कूटपाद के द्वारा भोजन को अंदर कर लेता है। मैं दिखाऊंगा कैसे होता है। अमीबा अपना भोजन शरीर में उपस्थित कूटपाद के द्वारा कर लेता है, जिसको कहा जाता है, एकदम ये याद रखना, ये कैसा कहता है, इसको मतलब जो सूडोपोडिया कहा जाता है। कूटपाद को इंग्लिश में कहा जाता है सूडोपोडिया। तो अमीबा अपना भोजन शरीर पर उपस्थित कूटपाद के द्वारा क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। और ये कूटपाद का निर्माण कैसे करता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर हो गया ना? अमीबा कैसा जीव है, प्राणी सम है, आकार निश्चित नहीं हुआ, कोई विशेष अंग नहीं है, भोजन कैसे अंदर कर रहा है, कूटपाद से। अब देखो ये कूटपाद कैसे बनता है, ये वाला, ये देख रहे हो ना, ये अमीबा है, ये क्या है, अमीबा है। अब क्या हुआ कि ये इसमें ये जो ये अपना शरीर का आकार को बढ़ा घटा लिया, ये शरीर का आकार बढ़ा घटा लेता है, इसी को कहते हैं कूटपाद। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अपना डायग्राम बना के। देखो ये क्या किया, ये अमीबा था, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस होगा। अब मान लो ये अमीबा के पास चारों तरफ से ये फूड उपस्थित था, ये क्या था, फूड है, फूड पार्टिकल से फूड है, और ये अमीबा है, अमीबा है। ये क्या करेगा, आप गौर करना, जहाँ भोजन होगा ना, ये अपने शरीर का आकार को घेर लेगा, उसको चारों तरफ से। ये इस तरह से था, आगे में भोजन था, ये क्या किया, चारों तरफ से अपने शरीर को घेरना, ये अमीबा था। ये चारों तरफ से ये भोजन को, ये शरीर को आगे से ये हिस्सा को इधर बढ़ा दिया, इधर से नीचे ये बढ़ा दिया, और भोजन जो है अंदर ट्रैप हो गया। ये जो निर्माण किया है इसी का नाम कूटपाद है। क्या नाम है, कूटपाद। और इस तरह से फाइनली क्या करता है, वो भोजन को ट्रैप कर लेता है, और भोजन को ट्रैप करके क्या किया, पाचन कर लेता है। तो ये अमीबा है, इसके शरीर का आकार जो कोई फिक्स नहीं है, जहाँ भोजन देगा उसको घेर लेगा चारों तरफ से। कैसे घेर लेगा, अपने शरीर का आकार को बढ़ा देगा चारों तरफ से, और वही कहलाता है कूटपाद। तो आपको क्लियर हो रहा होगा, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया? तो चलो आप ये बात समझ गए। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, यहाँ पे कहा जा रहा है अमीबा में पोषण की क्रिया फेगोसाइटोसिस के द्वारा होता है। फेगोसाइटोसिस क्या होता है कि किसी को डायरेक्ट निगल जाना, अपने अंदर समाहित कर लेना, इसी को आ जाता है फेगोसाइटोसिस। तो ये याद रखना, अमीबा अपना भोजन कैसे करता है, फेगोसाइट, निगल लेता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है, उसी को कहता है फेगोसाइटोसिस। अब ये अमीबा में पोषण जो सबसे पहले अंतःकरण होगा, वो फेगोसाइटोसिस के द्वारा अंदर करेगा, फिर उसको पाचन करेगा, और पाचन करने के बाद जो कचरा बचेगा उसका बहिष्करण कर देगा। तो ये याद रखना, अमीबा में पोषण में 3 प्रकार के विधि इन्वॉल्व है, 3 प्रकार की क्रियाओं से ये गुजरता है, अंदर करना, पचाना, और पचे हुए कचरा को बाहर करना। तो अंदर करने की क्रिया क्या है, फेगोसाइटोसिस। अमीबा जिस क्रिया से भोजन को अंदर करता है उसको क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस कहा जाता है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किसी भी स्थान से हो सकता है। जब भोजन समीप होता है तो भोजन के चारों ओर कूटपाद का निर्माण होता है, और ये भोजन को पूरी तरह से क्या कर लेता है, घेर लेता है, और
वो घेरने के बाद वो भोजन को अंदर कर लेता है और रसधानी का निर्माण करता है, और रसधानी में क्या करता है, वो खाना को पचा लेता है, और पचने के बाद जो कचरा बचा उसको बाहर कर देता है। तो ये अमीबा में भोजन के पाचन की कहानी है। तो आपको समझ में आया अमीबा के बारे में। अमीबा प्राणी सम एक कोश के जीव है, इसका कोई आकार नहीं है, हमने बताया था इसका कोई आकार नहीं होता है। ये क्या करता है, अपने भोजन को अंदर करने के लिए कूटपाद का निर्माण करता है, और कूटपाद के निर्माण से जो अंदर करने की प्रक्रिया है वो फेगोसाइटोसिस कहलाती है। और इस क्रिया में 3 प्रकार की क्रिया इन्वॉल्व है, अंदर करना, फिर उसको पचाना, फिर पचने के बाद जो अवशिष्ट बचेगा उसको बाहर करना। तो इसको कहते हैं अंदर करना, मतलब अंतर्ग्रहण करना, फिर उसका पाचन करना, आप पाचन करने के बाद बहिष्करण, 3 प्रक्रिया से गुजरता है। और ये कैसे ही कर रहा है, तो सबसे पहला भोजन को देखेगा, तो उस भोजन को देखने के बाद अपने शरीर का जो है, शरीर पर कूटपाद का निर्माण करना शुरू कर लेगा और भोजन को घेर लेगा। और जैसे भोजन को घेर लिया तो फिर भोजन रसधानी में उसको क्या करता है, पचने की क्रिया को शुरू कर देता है। क्लियर हो रहा है? ये आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, इसलिए मैं जो है इसको थोड़ा फास्टली पढ़ा देता हूँ। आपका हो गया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ो। अब कहा जाता है पचा हुआ जो भोजन है अमीबा में, वो भोजन रसधानी से निकलकर कोशिका द्रव्य में पहुंचता है और पूरे शरीर में डिफ्यूजन के द्वारा फैल जाता है। जब ये भोजन जो है, भोजन रसधानी से पच जाएगा तो पूरे शरीर में क्या हो जाएगा, वो फैल जाएगा। कौन सी क्रिया द्वारा? विसरण के द्वारा। अमीबा जो है अपने भोजन को शरीर के सतह से किसी भी भाग से एक अस्थायी छिद्र का निर्माण करता है और अपचा भोजन को बाहर निकाल देता है। जो अवशिष्ट बचा है वो शरीर के किसी भाग पर क्या कर देगा, एक अस्थायी छिद्र का निर्माण करता है, जिसका कोई मतलब अस्थायी नहीं, परमानेंट नहीं है। वो अंदर क्या, फिर छिद्र बंद कर लेगा। तो वो अस्थायी छिद्र से जो अनपचा भोजन रह गया है, अपचा भोजन रह गया है, जो अवशिष्ट है उसको बाहर कर देता है। ये अमीबा का कहानी है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, फिर आगे चल रहा हूँ। अच्छा, ये डायग्राम है जो आपको बनाना है। ये अमीबा था, ये इसमें चारों तरफ जो है क्या बना है, कूटपाद बना है। और कूटपाद बनने के बाद क्या किया है, वो भोजन को, ये देखो ना, यहाँ जो है ये था, यहाँ मान लो ये कुछ भोजन था, फूड, ये मान लो क्या है, फूड, भोजन है। ये अमीबा है, ये देख रहे हो ना चारों तरफ क्या है, ये अमीबा है, अमीबा है। ठीक, और ये क्या किया, इस भोजन को घेरने के लिए, ये भोजन था, अब ये क्या किया, चारों तरफ अपने शरीर को फैला लिया ऐसे करके, देख रहे हो ना, इसको घेर लिया। ये अमीबा था और घेर लिया, तो इसी को हमने लोग कहेंगे कूटपाद। क्या कहेंगे, कूटपाद का निर्माण किया। और कूटपाद के बाद क्या किया, भोजन को अंदर कर लिया। ये देखो, अब ये भोजन हुआ तो इसको कहा, जो घेर लेता है इसी को कहते हैं भोजन रसधानी। क्या कहा जाता है, भोजन रसधानी का निर्माण कर लिया, जिसको फूड वैक्यूल्स इंग्लिश में कहा जाता है। और फिर क्या हुआ, भोजन को पूरे शरीर में फैला दिया, और जहाँ से मतलब जो है कचरा बच जाएगा उसको बाहर कर देगा किसी स्थान से। तो ये है, तो ये आप लोग डायग्राम अपने नोट्स में बना लेंगे। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बार बार। अमीबा में पोषण की विधि को समझाएं, अगर पूछ देगा अमीबा में पोषण की विधि समझाएंगे तो सबसे पहला ये डायग्राम बनाना होगा, और सारा कहानी जो हमने बताया है उसको लिख देना है कि प्राणी समजीव है, इसका आकार अनिश्चित होता है, ये अपने भोजन को कूटपाद के द्वारा अंदर करता है। फिर आपको बताना है जो अंदर करने की विधि है उसको कहते हैं फेगोसाइटोसिस, और बताना है ये 3 चरणों में होता है, अंतःकरण, पाचन, फिर बहिष्करण। फिर बताना है कि ये क्या कर रहा है कि भोजन को देखता है तो अपने चारों ओर मतलब जो कूटपाद का निर्माण करता है, जिससे भोजन अंदर चला जाता है और रसधानी के निर्माण करता है, और रसधानी में वो भोजन को पचाना शुरू कर देता है। और जब भोजन पचता है तो शरीर पर किसी स्थान पर अस्थायी छिद्र बनाता है, और उस अस्थायी छिद्र से जो पचा हुआ भोजन है, जो अपशिष्ट भोजन है, उसको शरीर से बाहर कर लेता है, और पचे हुए भोजन को विसरण के द्वारा पूरे शरीर में फैला देता है। छोटा सा तो कहानी है, इसमें कुछ जान नहीं है, इसमें कुछ वेट नहीं है, ये सब तो हम लोग कई बार पढ़े होंगे, इसलिए जो है इसको आप उतार लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, अगले दिन मैं आपको अगला टॉपिक पढ़ाऊंगा, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और एकदम जोश के साथ पढ़िए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, मिलता हूँ अगले लेक्चर में।